गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर हवन पूजन किया। आपको बता दें कि आज सावन का छठा सोमवार है। इसके मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तौर से भक्ति भाव में नजर आए। इस दौरान उन्होंने जनता दर्शन लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज तीसरा दिन है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर हवन पूजन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार महिलाओं बच्चों की जिंदगी के साथ अभिशाप बन गई है। महिलाओं बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले में देश भर में यूपी बदनाम हो रहा है। पुलिस का बर्ताव महिलाओं के साथ अभद्रता का रहता है, वहीं वह बलात्कारियों को बचाने का भी काम करती है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में दलित वंचित वर्ग की महिलाओं पर अत्याचार की भी सभी हदें पार हो गई हैं। उन्नाव में दबंगों ने खेत पर गई दलित महिला से गैंगरेप किया। पुरवा में घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ। प्रयागराज में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई करने की जगह उल्टा दुष्कर्म पीड़िता को बदनामी का भय दिखाकर खामोश रहने और मामला दबाने का प्रयास किया गया। प्रतापगढ़ में अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची महिलाओं से पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की और भगा दिया। नारी सम्मान की बात करने वाली भाजपा सरकार का यही चाल चरित्र और चेहरा सामने आ रहा है। बरेली में घर में बंधक बनाकर महिला से दुष्कर्म किया गया। बरेली में ही अपनी बुआ के घर आई युवती का अपहरण कर लिया गया। कुशीनगर में बच्ची से दुष्कर्म किया गया। शामली में 9वीं छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। अपराध पर जीरो टॉलरेंस के करने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि उनके खौफ से अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए तो रोज ही महिलाओं की इज्जत तार तार करने वाले अपराधी कहां से आए। सच तो यह है कि भाजपा राज में सत्ता संरक्षण में ही अपराधी फल फूल रहे हैं। उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती फिर से लखनऊ में डेरा डालेंगी। प्रदेश के अन्य राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को उन्होंने दिल्ली में रहकर अंतिम रूप दे दिया है। अब वह 15 अगस्त से लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगठन की समीक्षाएं करेंगे। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। भतीजे आकाश आनंद की शादी के बाद मायावती निकाय चुनाव के मद्देनजर लखनऊ आई थी। 3 माह लखनऊ में बिताने के बाद मायावती 5 जुलाई को वापस दिल्ली लौट गई थी। मिजोरम के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें पार्टी की तैयारियां करनी थी। इसके लिए दिल्ली में ही बैठकें तय की गई थी। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन करना था, पर फोकस विधानसभा चुनाव पर ही था। लखनऊ में रहकर 3 माह में मायावती ने बूथ और सेक्टर कमेटियों के गठन करने का लक्ष्य दिया था। निकाय चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर मायावती ने कहा था कि बूथ स्तर से ऊपर तक संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाए। उधर दिल्ली में मायावती ने राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर सभी राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। इसके लिए कार्यक्रम भी तय किए गए। राजस्थान में पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद 16 अगस्त से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। लगभग 1 माह 10 दिन दिल्ली में बिताने के बाद अब मायावती फिर से लखनऊ पहुंच रही हैं। मायावती का पूरा फोकस अब लोकसभा चुनाव पर है, क्योंकि बसपा इस समय सियासी रण में अलग थलग है। न तो बसपा एनडीए में शामिल है और न ही इंडिया में। बसपा ने दोनों गठबंधनों से अलग रहकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में बसपा को अपनी तैयारियों को भी उसी मजबूती से धार देनी होगी। यही कारण है कि मायावती अब लखनऊ में बैठकों का दौर शुरू कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी बैठकों की तैयारियों में लग गए हैं और उन्होंने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगनी शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के बयान पर शिक्षा मित्रों ने नाराजगी जताई है। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने रविवार को इस मुद्दे पर बैठक कर ऐलान किया कि जल्द ही बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी से त्रस्त हैं, सरकार उनको मरने को मजबूर कर रही है। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मित्रों को बतौर शिक्षक समायोजित करने और मानदेय बढ़ाने से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनके संगठन ने सभी जिलों में वहां के पदाधिकारियों ने रविवार को बैठक की। उसके बाद प्रदेश स्तर पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि 6 साल से सरकार ने मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। समस्याओं के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी
कमेटी बनाई गई थी उसका भी कोई निर्णय अभी तक नहीं आया। उसके बाद मंत्री मानदेय बढ़ाने जाने से ही इनकार कर रहे हैं। उस पर शिक्षा मित्रों ने खासी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सितंबर से प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अल्पसंख्यक कांग्रेस ने जय जवाहर जय भीम कार्यक्रम को करीब 7 लाख दलित परिवारों तक पहुंचाने का दावा किया है। रविवार को कार्यक्रम के समापन समारोह में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए मुस्लिम और दलित समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की गई है। अभियान के तहत 5.5 लाख दलित परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन 7 लाख लोगों तक यह संदेश पहुंचाया गया है। दलित परिवारों को बताया गया कि जब तक मुस्लिम दलित एक साथ कांग्रेस को वोट देते थे तब तक पूरे देश से भाजपा के सिर्फ 2 सांसद होते थे। 2024 में मुस्लिम दलित एक साथ रहे तो भाजपा को सत्ता से उखाड़ा जा सकता है। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस अपने पारंपरिक दलित वोटरों को फिर से अपने पाले में लाने की हर कोशिश कर रही है। इस कड़ी में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कनिष्क पांडे ने कहा कि शक्ति सुपरश्री अभियान के तहत 14 अगस्त को इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके तहत राजनीति में सक्रिय होने वाले युवा फॉर्म भरकर एक कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। चयनित होने वाले युवाओं को फेलोशिप का सदस्य माना जाएगा। इसी तरह समाज में बदलाव लाने की इच्छुक महिलाओं का शक्ति क्लब बनाया जाएगा। इस दौरान महासचिव निवेदिता सिंह, देवांश तिवारी आदि मौजूद रहे। प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार पुराने महल व हवेलियों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करेगी। इसमें निजी क्षेत्र के निवेश से विरासत संपत्तियों को मूल गौरव के साथ पुनर्स्थापित कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा। पर्यटन विभाग की ओर से लखनऊ की छतर मंजिल, मिर्ज़ापुर का चुनार का किला, झांसी का बरुआ सागर किला, लखनऊ की कोठी गुलिस्तान-ए-इरम, कोठी दर्शन विलास और कोठी रोशन, मथुरा के बरसाना जल महल, कानपुर का शुक्ला तालाब और बिठूर के टिकैतराय बारादरी को हेरिटेज होटल का रूप देने की तैयारी है। इसके लिए सरकार की ओर से न्यूनतम निवेश धनराशि 180 करोड़ रुपए तय की गई है। पर्यटन विभाग इन विरासत संपत्तियों में वेलनेस सेंटर, हेरिटेज होटल, माइस एक्टिविटी सेंटर, रिजॉर्ट, म्यूजियम, हेरिटेज रेस्टोरेंट, बुटीक रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, वेडिंग टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, होम स्टे, थीमेटिक पार्क और अन्य टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी यूनिट का निर्माण कराएगा। इस योजना में टूरिज्म इंडस्ट्री के प्रमुख संस्थानों ने रुचि भी दिखाई है। इसमें निवेश के लिए मुख्य रूप से लीला होटल्स, निमराना होटल्स, इंडियन होटल कंपनी ताज होटल्स, महिंद्रा होटल्स एंड रिसोर्ट, ओबरा होटल्स, दी MRM ग्रुप एंड रिसोर्ट, ललित होटल्स, हयात रिजेंसी, सरोवर होटल्स एंड रिसोर्ट्स, एकोर ग्रुप, THF होटल्स, लैंजर होटल्स, रॉयल ऑर्किड होटल्स, रमाडा होटल, क्लार्क होटल, ब्रिजर्मा ग्रुप्स ऑफ होटल्स शामिल है। इन सभी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI में रुचि दिखाई है। पिछले दिनों हेरिटेज उद्यमियों ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर प्रदेश के विरासत भवनों में अपनी रुचि प्रदर्शित की थी। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से भी 5 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और राजस्थान के विरासत भवनों का अध्ययन भी किया गया है। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने कहा कि परियोजना के लिए संस्था का चयन गुणवत्ता और लागत प्रणाली, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन के आधार पर किया जाएगा। इसमें पुरातात्विक भवन के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन न करने, भवन का उपयोग उसके पौराणिक तथा ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप करने, स्थानीय संस्कृति, खान पान, कला, पोशाक, व्यंजन तथा सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। सेसार के अंतर्गत चयनित संस्था पास के गाँव को भी विकसित करेगी और 25% स्थानीय नागरिकों को रोजगार भी दिया जाना शामिल है। यूपी में स्वतंत्रता दिवस पर बड़े आतंकी हमले की योजना को ATS ने नाकाम कर दिया है। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी वलीद ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा आतंकी हमला करने के लिए मुरादाबाद निवासी अहमद रजा को मैसेज भेजे थे। वलीद के इशारे पर अहमद रजा और उसके साथी हथियारों और गोला बारूद का इंतजाम कर रहे थे। अहमद ने इसके लिए US निर्मित ऑटोमेटिक पिस्टल खरीद ली थी। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों को उनके मंसूबे की भनक लग गई। इसके बाद ATS ने अहमद रजा और कश्मीर निवासी फिरदौस को दबोच लिया। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों द्वारा यूपी में आतंकी हमले की साजिश रचने का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। NIA की मदद से ATS कश्मीर के अनंतनाग में जैश और हिजबुल के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तानी आतंकी वलीद कई सालों से अपना नेटवर्क तैयार कर रहा है। उसके अहमद रजा जैसे तमाम युवाओं के संपर्क में होने का खुलासा होने के बाद NIA की मदद से उसे दबोचने की कवायद तेज कर दी गई है। ATS की गिरफ्त में आया हिजबुल आतंकी फिरदौस भी इस नेटवर्क का हिस्सा है।
दरअसल जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन बीते कई सालों से जुड़कर देश भर में सुरक्षा बलों के ठिकानों पर आतंकी हमला करने की योजना बना रहे हैं। बीते कुछ सालों में इन आतंकी संगठनों की सक्रियता यूपी में बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर एटीएस की गिरफ्त में आया हिजबुल आतंकी फिरदौस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वह रिमांड पर पूछताछ के दौरान अधिकारियों को लगातार गुमराह कर रहा है। एटीएस के अलावा एनआईए के अधिकारी भी उससे आतंकी संगठनों के मकसद का पता लगाने में जुटे हैं। जांच में अहमद रजा और फिरदौस का पश्चिमी यूपी के कई अन्य युवाओं के साथ संपर्क होने का प्रमाण मिलने पर एजेंसियों की मुश्किल बढ़ गई है। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की साजिश के मद्देनजर उनकी तेजी से तलाश की जा रही है। मुरादाबाद निवासी हिजबुल के संदिग्ध आतंकी अहमद रजा के घर से शनिवार को यूएस मेड पिस्टल और मैगजीन बरामद होने के बाद उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ा दी गई है। यह पिस्टल उसने कहां से खरीदी थी, उसका खुलासा अभी एटीएस ने नहीं किया है। एटीएस उसे भी फिरदौस के साथ अनंतनाग ले जाने की तैयारी में है, ताकि जिस जगह उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है उसे चिन्हित किया जा सके। बता दें कि जैश ने कुछ साल पहले वलीद नामक एक और आतंकी को कश्मीर भेजा था, जो मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने, आतंकी बनाने और आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग जुटाने का काम करता था। उसे सुरक्षा बलों ने वर्ष 2020 में कुलगाम जिले में हुई मुठभेड़ में मार गिराया था। उसके साथ ही मुनीब को फरवरी 2021 में कतर से निर्वासित करके लाया गया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होने के बाद उसने बताया था कि जैश के इशारे पर वलीद फंडिंग जुटाकर कतर भेजता था। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर भी तिरंगे के रंग में नजर आई। हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेते हुए सीमा हैदर अपने घर की छत पर रविवार को तिरंगा लहराते हुए दिखी। इस मौके पर सीमा तिरंगा साड़ी पहने हुई थी। पति सचिन मीणा भी साथ थे, साथ ही पुलिस भी मौजूद थी। सबकी मौजूदगी में सीमा ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। सीमा हैदर के साथ उनके परिवार और मोहल्ले के लोग भी छत पर थे। सीमा हैदर ने माथे पर जय माता दी लिखी चुनरी भी बांध रखी थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह अब पूरी तरह से भारतीय हैं और हमेशा देश से जुड़े नारे लगाती रहेंगी। इस मौके पर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कहा कि वह बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करेंगी। उन्हें ऑफर मिला था जिसे ठुकरा दिया है। दरअसल पिछले दिनों राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सीमा हैदर को चेतावनी दी थी कि अगर वह फिल्मों में काम करेंगी तो बुरा अंजाम होगा। सीमा ने भी मीडियाकर्मियों को बताया कि वह किसी फिल्म में काम करने नहीं जा रही हैं। कराची में रहने वाली सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा के बीच पबजी गेम के जरिए प्रेम हुआ। प्यार इतना प्रगाढ़ हुआ कि दोनों ने नेपाल में शादी कर ली। इसके बाद इस साल मई में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत चली आई। उन्होंने अपने पहले पति गुलाम हैदर पर शारीरिक उत्पीड़न समेत कई आरोप लगाए। सीमा का कहना है कि अब वह पाकिस्तान लौटकर नहीं जाएंगी। वह अपने पति सचिन और बच्चों के साथ भारत की जेल में ही रहने के लिए तैयार है। यूपी एटीएस कई बार सीमा हैदर से पूछताछ कर चुकी है और जल्दी जाँच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी जाएगी। इटावा लायन सफारी अब इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। करोड़ों की बजट से बने सफारी पार्क में आए दिन बुरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इटावा लायन सफारी में शेरनी सोना के 5वें शावक की मौत हो गई। इससे पहले जुलाई में 4 शावकों की मौत हो चुकी है। शेरनी सोना ने 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच 5 शावकों को जन्म दिया था। इस शावक को शेरनी सोना ने दूध नहीं पिलाया था। सफारी प्रशासन उसे बोतल से दूध पिलाकर देखरेख कर रहा था, लेकिन शनिवार रात शावक की मौत हो गई। शावक की मौत के बाद अब सफारी पार्क में जानवरों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। शावक की मौत के बाद सफारी के डायरेक्टर और डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी शावक के मृत्यु होने की जानकारी। इटावा से एपेक्स न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। शेर का शावक बीमार नहीं था। वो ये जो सब कुछ हुआ है, जो हमारा 5वां शावक आज हमारे बीच नहीं है, उसका कारण बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी रिएक्शन टाइम जिसे बोलते हैं वो हमको ना मिल पाना है। शावक ने जो दूध लिया रात को 8 बजे करीबन, उसको वो पूरा नहीं पी सका, एकदम से उल्टी करी, फिर रेस्पिरेटरी उसको प्रॉब्लम हुई, प्लस एब्डोमेनल पेन हुआ। तो 2 घंटे के अंदर जितना हम उसको मेडिकल केयर दे सकते थे उतना हमने दिया। हमको रिएक्शन टाइम बहुत कम मिल पाता है जनरली एशियाटिक लॉयंस में। माता के प्रथम बार जो ब्रेस्ट फीडिंग से जो मिल्क आता है उसमें माँ में से सारी इम्यूनिटी, सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स और बीमारियों के लिए जो प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं वो सारी चीज़ें उस दूध के माध्यम से आती हैं, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो इस शावक को माँ द्वारा कोलेस्ट्रम नहीं पिलाया गया। इसको हैंड रियरिंग करके, ये कदाचित विश्व का पहला उदाहरण होता है जिसमें एक एशियाटिक लायन के शावक को हैंड रियर करके अगर ये बड़ा हो पाता तो ये एकमात्र उदाहरण रहा होता। लेकिन कल घटित ऐसा हुआ कि इसको बुखार हुआ। बुखार होने के बाद
दिन में इसने दूध पिया 4 बजे के करीब, जो इसकी नॉर्मल डाइट थी उतना इसने फीड लिया है। 8 बजे इसको बुखार आया है, उसके बाद इसको 10 ml दूध पी पाया है, फिर इसने एक उल्टी की है, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ती गई है, मुंह खोल के सांस लेता रहा है। मुझे बताया गया कि उसको ऑक्सीजन दी गई, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दी गई, ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया, लेकिन वो कोलैप्स कर गया। तो एक तो ये है कि जो नैसर्गिक रूप से कमज़ोर बच्चा 5 के लीटर में उस प्रजाति में जहाँ अधिकतम 2 बच्चे पैदा होते हों तो 3 बच्चे हो जाते हैं, उसमें 5 का लीटर एक बहुत अस्वाभाविक बात है। कमज़ोर था, प्रयास था, हम सभी लोगों की इच्छा थी कि यदि ये बच गया होता तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी होती, लेकिन सावन के छठे सोमवार पर मेरठ के प्राचीन औगड़नाथ मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। मंदिर के चारों ओर भोले के जयकारे गूंजते रहे। पावन पर्व पर मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। यहाँ कांवड़िए हरिद्वार से जल लाकर जलाभिषेक करते हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। सावन के छठे सोमवार पर सुबह से ही शिवभक्तों की भीड़ शिवालयों पर उमड़नी शुरू हो गई। शहर के प्राचीन मंदिर औगड़नाथ मंदिर पर सुबह तड़के से ही जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। औगड़नाथ मंदिर के अलावा झारखंडेश्वर महादेव मंदिर, पिपलेश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर सहित शहर के सभी छोटे बड़े मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ जुटी रही। महिलाओं ने भी जलाभिषेक कर छठे सोमवार का व्रत रखा और मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना की। लोगों ने भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित कर दूध और जल से अभिषेक किया। मान्यता है कि सावन के सोमवार को पूजा करने से भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि सावन में अक्षत से शिव का पूजन करने पर संतान, बिलपत्र से धन, धान से कन्या और दूब घास चढ़ाने पर निरोग व आयु मिलती है। कहा जाता है कि थोड़ी सी भक्ति में ही शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप सर्वश्रेष्ठ है। इन मंत्रों के जप अनुष्ठान से सभी प्रकार के दुख, भय, रोग, मृत्यु भय आदि दूर होकर मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है।